हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का हम आगे बेसिक कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सीक्वेंस सीरीज क्या होता है, क्या सीक्वेंस का मतलब होता है, क्या सीरीज का मतलब होता है। और एक्सरसाइज जिसमें हम 6.1 भी पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ये चीज़ आप कहोगे सर ये तो हमने पहले से पढ़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने पढ़ी हुई है 10th क्लास में, अच्छी बात है, आप लोगों को याद है। लेकिन उससे आगे थोड़ा सा और उसको एडवांस हम लेके चलेंगे, कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर और क्या क्या होता है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें, उसकी डेफिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी। भाई कोई भी ऐसा सीक्वेंस फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if and only if the difference of any term from its preceding term is constant। ठीक है, जो दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस हम निकालते हैं वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब थ्रू आउट सेम रहता है, पूरी सीरीज के अंदर सेम रहता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कोई एक सीक्वेंस लिखना चाह रहे हैं, हमने एक सीक्वेंस लिखा, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा सीक्वेंस 3, ठीक है, प्लस 3 + 5 5 7, ठीक है, ये एक सीरीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। आप सीरीज़ में लिख रहे हो या सीक्वेंस में लिख रहे हो वो डजेंट मैटर, ठीक है। अब उसके बाद 9, तो यहाँ पर अगर हम d निकालेंगे तो कहीं से भी आप d निकालोगे इसका, तो d इसका 2 आएगा। अगर मैं इन दोनों से d निकालूंगा तो भी 2 आएगा, इन दोनों से d निकालूंगा तो भी 2 आएगा। तो ये जो d होता है, इस d को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इस डी के अगर मैं फार्मूले के हिसाब से बात करूं, हमें डी ये तो पता है कि भाई किसी भी टर्म में से उससे पीछे वाली टर्म माइनस कर दो तो डी निकल जाता है। लेकिन अगर मैं फार्मूला के हिसाब से बात करूं तो डी का फार्मूला क्या बनेगा, ए के माइनस 1। यानी जो टर्म आप यहाँ पर ले रहे हो, अगर मैं के की वैल्यू मान लो 7 ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, उससे पिछली टर्म 7 - 1, तो यहाँ पर आ गया A6। तो किसी भी टर्म में से जब आप उससे पीछे वाली टर्म माइनस करते हो, डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, उससे पीछे वाली टर्म माइनस करते हो तो आपके पास डी आता है। तो अगर हम एक कॉमन फार्मूला की बात करें कि डी होता क्या है, डी आप कैसे निकाल सकते हो, इन जनरल आप डी कैसे लिख सकते हो। आप ये तो नहीं कहोगे कि डी = A2 - A1, ये जनरल फार्मूला नहीं है। हाँ निकाल सकते हो आप डी, लेकिन जब जनरल फार्मूला की बात आती है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी = AK - 1 K - 1। अब जो जनरल टर्म आती है, ये फार्मूला भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जनरल टर्म क्या होती है। जनरल टर्म मतलब इसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, a + n - 1d, ठीक है। ये जनरल फार्मूला होता है, इससे आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। आपको बस a और d पता होना चाहिए। n की जगह आप अगर आप टर्म निकालना चाहते हो 100, तो n की जगह आपको 100 पुट करना है और आपको सीक्वेंस की 100 टर्म पता चल जाएगी। उसके बाद हमने और ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर, ये जब जनरल फार्मूला की हम बात करते हैं ना, इसमें जो टर्म निकाली जाती है वो स्टार्टिंग से निकालते हैं कि पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, वो हम स्टार्टिंग की बात करते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। लेकिन अगर सीक्वेंस में आपको बोल दिया जाए कि भाई पीछे से बताओ, ठीक है, अगर आप पीछे से बताने लगे तो उसके लिए आप ये वाले फार्मूले से भी बता सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो फार्मूला दूसरा यूज़ करते हैं। ये फार्मूला होता है ए की जगह यहाँ पर हो जाएगा L - n - 1d। L का मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म है, जो A की जगह, देखो यही फार्मूला है, फार्मूला यही है, बस हमने क्या करा, सीक्वेंस को उल्टा कर दिया है। हमने यहाँ पर, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर हम यहाँ पर पीछे से टर्म निकालेंगे तो पहले हम ये वाली टर्म लिखेंगे, तो लास्ट टर्म आ गई। अब सीक्वेंस अगर ऐसे आप कर रहे हो तो D2 है, लेकिन जब आप सीक्वेंस उल्टा लोगे तो उल्टा लेने का मतलब क्या होगा, इस टर्म में से आपको ये वाली टर्म माइनस करनी है, तो 7 - 9 यानी -2 आएगा। तो डी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो डी पहले माइनस आना था वो प्लस हो जाएगा, या जो प्लस आना था वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर डी की जगह जो वो माइनस साइन आ रहा है ना, उसको हमने यहाँ पर ले लिया, तो ये जो प्लस साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी सब कुछ आपको वैसा का वैसा ही रखना है, क्योंकि एन का मतलब तो आपको टर्म पूछेगा ही, जो टर्म पूछेगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है कि एन की जगह 2 3 4 5 जो भी होगा। और डी का जो नेगेटिव साइन था, -d आना था, वो माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया ब्रैकेट से पहले। तो इस तरह से इसी फार्मूले से ही आप ये वाला फार्मूला बना भी सकते हो और याद भी रख सकते हो। खाली ये नहीं कि रट्टा मार लिया आपने, ठीक है। इसी फार्मूले से ये वाला फार्मूला हमारा जनरेट हो गया। उसके बाद आता है कि जब आप सम निकालते हो, जैसे ये सीक्वेंस है, यहाँ पर तुमने 4 टर्म निकाल के छोड़ दिया। अगर सीक्वेंस के अंदर टर्म हो 100, टर्म हो 1000,
तो उसका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब उन सारी टर्म्स को अगर आप प्लस करने बैठोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, आपका सम प्लस नहीं होगा अगर सीक्वेंस बहुत लंबा होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, n/2 2a प्लस में n-1d। इसी फार्मूले को एक दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है n/2 a प्लस an। an का मतलब आप यहाँ पर लास्ट टर्म भी लिख सकते हो, फार्मूले में कई जगह आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है ये n/2 a प्लस l। तो चाहे आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हो चाहे आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हो, दोनों चीज़ें सेम है। तो ये सारा कुछ जो अभी इस स्लाइड पर हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये सारा कुछ आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। जस्ट मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर रिवाइज कराया है कि क्या क्या आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब उससे आगे की हम बात करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको एपी में पता रहेंगी, तो आप उनको याद कर सकते हैं ईजिली। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि भाई एपी में डिफरेंट सिचुएशंस अगर होंगी तो आप किस तरीके से उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो कंडीशन है उसमें कहता है इफ़ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय एस एन। आपको वही एस एन, कोई आपको एस एन दे दिया। अब एस एन देने के बाद आपसे पूछता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हमने पढ़ा कि भाई किसी भी टर्म में से उससे पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। तो एक तरीका तो वो हो गया जब हमें टर्म्स पता होंगी। लेकिन इसने कहा कि भाई एस एन दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एस एन की हेल्प से पहले आपको सारी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, या फिर आप ये वाला फार्मूला और डायरेक्ट याद करेंगे कि जो डी होता है, डी निकालने के लिए आपको क्या करना है, S2 - 2 टाइम्स ऑफ S1। कि आपको S2 निकाल लेना और S2 में से 2 टाइम्स ऑफ S1 माइनस कर देना है, तो वो आपका D निकल जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला है जो नया फार्मूला आप लोगों के लिए है, इसको आप याद कर लेंगे ताकि आपको D निकालने में अगर SN दिया होता, कई बार आपको SN इस तरह से दे रखा होगा, SN = n² प्लस में 2n, तो भाई इसका आपसे D पूछ लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप 1 2 3 पुट करके आप पहले AN निकालो, अब या फिर AN निकालने के बाद फिर आप D निकालो, या फिर आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करो और यहाँ से आपका D निकल जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि भाई कहता है कि 3 नंबर्स जो हैं वो A B C, अगर वो AP में है तो 2B = A + C। ये कहता है कि 3 नंबर AP में है, A B और C। अगर AP के अंदर 3 नंबर होते हैं तो उन 3 नंबरों का मतलब क्या हुआ कि अगर आप D कहीं से भी निकालो तो वो D उनका सेम ही रहेगा। तो मैं अगर यहाँ से D निकालूँ तो B - A, ये D आ गया, और अगर मैं D यहाँ से निकालूँ C - B, तो भी D आ गया। तो यहाँ से भी D निकलेगा, यहाँ से भी D निकलेगा, सेम ही आएगा। इस -B को जब मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये +2 भी बन जाएगा, और इस A को उधर शिफ्ट करूँगा तो A + C आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये वाली प्रॉपर्टी बनती है, 2B = A + C। तो अगर आपको 3 टर्म्स दे रखी होंगी कभी भी AP के अंदर, तो जो बीच वाली टर्म है उसका डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें आपको कई बार क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म इस तरह से टर्म्स दे रखी होंगी और आपसे AP पूछी जाएगी या A पूछा जाएगा, D पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। अगर ये कहता है कि भाई आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 3 नंबर्स AP में दिए हुए हैं, उनका सम आपको दिया हुआ है, और आप अगर उसको जनरल जो हम AP लेते हैं, AP हम A से स्टार्ट करते हैं, तो ये पहली टर्म होगी A, फिर होगी A + D, फिर उसके बाद आगे A + 2D। तो आप ऐसे ना लेकर आप ऐसे लेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। गलत वो नहीं है, गलत ये नहीं है, दोनों में से कुछ गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि हमें तरीका क्या आसान पड़ेगा। है तो ये भी AP, बस हम क्या कर रहे हैं, इसको एक पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, A - D से स्टार्ट करें। यहाँ पर पहली टर्म A नहीं है, यहाँ पर पहली टर्म A - D है। और आपको पहली टर्म निकालनी होगी तो ये जो टर्म आएगी ना, ये आपकी पहली टर्म बनेगी, ये नहीं बनेगी इसमें। अब इसको हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या कारण क्या है, हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे। आप ऐसे करोगे आंसर ऐसे भी निकलेगा, ऐसे नहीं कि आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ से आपको इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको थोड़ा कन्वीनियंट पड़ेगा, थोड़ा आसान पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई सम आपको दे रखा होगा, तो अगर आप इन तीनों टर्म्स का सम करोगे तो देखो इस D से D कैंसिल हो गया। मान लो मैं सम कहता हूँ 30 है इसका, तो D से D कैंसिल हो गया, A 3A = 30, यानी A की वैल्यू आ गई सीधी 10। तो A और D में से आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है, एक वैल्यू A की जो वैल्यू है वो आपके पास आ चुकी है। तो आसान हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपको A की वैल्यू निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ेगा। जब आप दूसरी इक्वेशन बनाओगे तब वहाँ से आपकी A की वैल्यू निकलेगी। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कन्वीनियंट पड़ेगा ये बजाय उसके।
गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर आपको 4 नंबर दे रखे हो, 4 से पहले मैं 5 की बात करता हूँ, 4 को हम बाद में लेंगे, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो इन दोनों को हम एक ही तरीके से लेंगे। जब 5 नंबर दे रखे होंगे तो एक नंबर इधर बढ़ाना है, एक नंबर उधर बढ़ाना है, यानी a माइनस डी की जगह a माइनस 2d से स्टार्ट करना है। ये आपकी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी, चौथी और पांचवी। लॉजिक यहाँ पर भी सेम है भाई, माइनस 2d और माइनस डी इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सीधा एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो लॉजिक दोनों का बिल्कुल सेम है, लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद कहता है कि भाई सम ऑफ द टर्म, सॉरी उसके बाद पहले 4 टर्म वाला रह गया। अगर आपको 4 टर्म दे रखी हो तो क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स में अगर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे तो डी कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, गैप यहाँ पर 2-2 का ले लेंगे। तो हमारी जो सीरीज़ है, जो सीक्वेंस है हमारा, स्टार्ट कहाँ से होगा, a माइनस 3d से स्टार्ट होगा, फिर 2 हमने इसके अंदर ऐड करा, a माइनस डी होगा, फिर 2 ऐड करा a प्लस डी, और फिर यहाँ पर करेंगे तो a प्लस 3d। अब देखो 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो भैया d का काम यहाँ पर भी तमाम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप 3, 4 या 5 टर्म दी होती हैं, ऐसे स्टार्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यह कहता है कि सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ए पी इज ऑलवेज द सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। क्या कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है, ये भाषा क्या इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करते हैं। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मान लो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस में ले लेता हूँ, एक 1 ले लिया, 2, 3, 4, 5 और 6, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, इतना ही ले लेते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई सम ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ए पी, मतलब स्टार्टिंग से जो आप टर्म ले रहे हो उसी डिस्टेंस पर एंड से वो टर्म लो। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप स्टार्टिंग से पहली टर्म ले रहे हो तो पीछे से भी पहली टर्म लो। तो जो इसका सम आएगा 1 प्लस में 6 कितना आया, 7 आ गया, इज ऑलवेज द सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ये हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ से दूसरी टर्म लूँ और यहाँ से भी दूसरी टर्म लूँ, 2 प्लस 5 कितना आएगा, 7 आएगा, 3 प्लस 4 कितना आएगा, 7 आएगा। तो कहीं से भी निकालो, अगर आप जो टर्म स्टार्टिंग से ले रहे हो वही टर्म आप एंड से लोगे और उनका सम करोगे तो हमेशा सबका आंसर सेम आएगा। और आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर आएगा। मान लो मैं कहता हूं कि मेरे को एक सीक्वेंस दे दिया गया 1 से लेकर 100 तक। अब मेरे से पूछा गया कि भाई जो आगे से 23 टर्म है और पीछे से जो 23 टर्म है, आगे से 23 टर्म क्या बनेगी आपके पास, 23 बनेगी, पीछे से जो 23rd टर्म बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, 70 क्या बनेगी, 77 बनेगी, ठीक है, 77 नहीं 78 बनेगी। तो अगर आप उन दोनों का सम निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है, 23 और 78, इन दोनों का सम कितना आएगा। तो जो पहली टर्म है और लास्ट टर्म है, पहली टर्म क्या थी 1, लास्ट टर्म क्या है 100, उन दोनों का सम क्या है 101, तो इनका सम भी 101 आएगा, चेक कर लो, ठीक है। 8 और 3 11, 7 2 9 और 1 10, सम 101। आप कहीं से भी निकालो, आगे से 15 टर्म पीछे से 15 टर्म, उनका सम करोगे 101 आएगा, क्योंकि पहली और लास्ट टर्म का सम वही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं 5th की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरी PDF का। उसके बाद हम बात करते हैं 5th पॉइंट की। तो 5th पॉइंट में क्या कहता है कि द टर्म ऑफ एन AP आर इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट, दे रिमेन इन द AP। अगर कोई AP आपको दे रखी है, उस AP की हर एक टर्म के अंदर का आपको एक सेम चीज़ आप ऐड करो, आप सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, AP में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक AP हमारे पास आ गई 5, 10, 15, 20, 4 टर्म ले लेते हैं। अब मैं अगर इनके अंदर 2 ऐड कर दूं, सबके अंदर 2 2 ऐड कर दूं, तो क्या होगा, 5 + 2 7, 10 + 2 12, 15 + 2 17। अब ये जो सीक्वेंस आ रहा है क्या ये AP नहीं है, ये भी तो AP है, यहाँ पर भी डिफरेंस 5 ही आ रहा है। ऐसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी डिफरेंस वही आएगा। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 = 10, 2 10 = 20, 15 2 = 30, 20 2 = 40। अब जो सीक्वेंस आ रहा है वो भी AP है। देखो 20 - 10 10 आएगा, 30 - 20 10 आ रहा, 40 - 30 10 आ रहा है। तो यहाँ पर D तो चेंज हो गया लेकिन सीक्वेंस तो AP में रहा ना भाई, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी भी टर्म से आप प्लस कर रहे हो, या फिर आप डिवाइड कर रहे हो, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो उन सभी केसेस के अंदर जो AP है वो हमेशा AP ही रहेगी,
आप उसको कुछ और में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो होगी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर हम सिक्स प्रॉपर्टी की बात करें तो कहता है इफ द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सिक्स और सेवन बहुत से क्वेश्चंस में काम आने वाली है। तो ये क्या कह रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n दैट इज an इक्वल्स टू an प्लस में b। ये कह रहा है कि भाई एक लीनियर एक्सप्रेशन है आपके पास, an को हम ऐसे लिख रहे हैं a इंटू एन प्लस बी। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस होगा ये a के बराबर होगा। a मतलब जो भी n का कोफिशिएंट होगा वो हमारा d होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लो एक टर्म लेता हूँ an, मैं कहता हूँ an है 3n प्लस 6। अब इसका d बताओ। अब इसका d आप निकालोगे तो इसका d 3 आएगा। चेक कर लो, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ तो 3 प्लस 6 9 हो गया। अगर 2 निकालें तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 12 हो गया। अब इन दोनों से आप निकाल दो d, तो d निकालेंगे तो क्या आएगा 12 माइनस 9 कितना आया 3। यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, यहाँ भी तो ये कह रहा है कि भाई 3 आ रहा है। तो आप बिना निकाले बता सकते हो अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो, और an आपको दे रखा है तो जो भी n का कोफिशिएंट होगा यहाँ पर वही आपका d होगा। और यही इसी टाइप की प्रॉपर्टी आपकी सेवन्थ प्रॉपर्टी बनती है। इस सेवन्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेवन्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। सेवन्थ प्रॉपर्टी में कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n। अगर आपके पास जो Sn है वो एक सीक्वेंस है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, और Sn आपको ये दे दिया और ये AP के अंदर है, तो जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा ना वो 2a के बराबर होगा। तो AP के अंदर होना चाहिए Sn, तो उसका कॉमन डिफरेंस 2a के बराबर आएगा। 2a का मतलब हो गया यहाँ पर जो भी यहाँ पर n स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट होगा उसके डबल के बराबर आएगा, जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट हो। जैसे मान लो एक सीक्वेंस हमारे पास है 3n स्क्वायर प्लस में 5n, ठीक है, ये हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं। तो ये हमारे पास AP के अंदर एक सीक्वेंस है 3n स्क्वायर प्लस में 5n। अब यहाँ पर अगर मैं d निकालना चाहूँ ना सीधा, तो d क्या बनेगा, इसका n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, तो 3 का डबल करेंगे यानी 3 इंटू में 2 6। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए S1 अगर मैं निकालूँ यहाँ से, तो S1 क्या आएगा यहाँ पर 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 1, तो 3 प्लस 5 8 आ गया। S2 निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 3 12, 12 और 10 22। तो अब अगर मैं यहाँ से A1 की वैल्यू निकालूँ तो A1 की वैल्यू क्या आएगी 8, क्योंकि जो A1 होगा वो S1 के बराबर ही होगा। और A2 की जो वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा 22 माइनस 8, ये आ गया 14। अब यहाँ से A1 आपके पास है, A2 आपके पास है, अगर मैं D निकालूँ तो D क्या आएगा 14 माइनस 8, यानी आंसर आया 6। तो D हमारा 6 आया। तो यही चीज़ आप डायरेक्टली भी बता सकते हो। अगर ये वाली प्रॉपर्टी हम फॉलो करेंगे तो हम डायरेक्टली D की वैल्यू बता सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हम सिक्स में अंदर अगर आपको बस कोई लीनियर एक्सप्रेशन है AP के अंदर है तो आप उसका जो D निकालोगे तो सीधा क्या करना है, जो n का कोफिशिएंट होगा वो आपका D हो गया। लेकिन अगर Sn AP के अंदर दिया हुआ है तो जो भी आपके n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका डबल कर देना है। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट था AP से रिलेटेड। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो आने से पहले एक बार आप अच्छी तरह से याद कर लें, फार्मूलाज लर्न कर लें। और मैं कहूँगा कि जो आपके 10th लेवल के क्वेश्चंस हैं ना इस एक्सरसाइज के अंदर 6.2 की अगर हम बात करें, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10th लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो, तो आप ट्राई करना उसको पहले नेक्स्ट वीडियो आने से पहले उन क्वेश्चंस को करने की ट्राई करना। और अगर वो क्वेश्चन निकल जाते हैं आपकी अच्छी बात है, नहीं निकलते हैं तो कोई बात नहीं, हम वीडियो में डिस्कस तो करेंगे, फिर आप वहाँ से समझ सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।